काफी सारे लोग ऐसे होते हैं कि अगर कोई काम उन्हें करने को बोलो तो वो नहीं करते हैं, और अगर ना करने को बोलो तो वो काम वो जरूर करते हैं। उनमें से एक मैं भी था। हेलो दोस्तों, मेरा नाम आशीष है और ये घटना 2003 की है, जब मेरा एडमिशन झारखंड के एक शहर में इंजीनियरिंग कॉलेज में हुआ था। कॉलेज के आगे ही एक 6 मंजिला हॉस्टल था। उस हॉस्टल में मेरा नंबर लगा था। मेरा रूम तीसरी मंजिल पर था और मेरे रूम पार्टनर और हाँ, वो मेरे क्लासमेट भी थे, जिनके नाम आयुष और मोहन थे। हॉस्टल में आए हुए हमें लगभग 15 या 16 दिन हुए थे, और उस 15 या 16 दिनों में मैंने और मेरे दोस्तों ने एक बात नोटिस की कि इस हॉस्टल की 6ठी मंजिल पर कोई भी नहीं रहता था और ना ही कोई वहां पर जाता था। हम तीनों ने एक दिन दोपहर के 1:30 बजे उस 6ठी मंजिल पर जाकर देखा तो वहां पर रूम के आगे काफी धूल मिट्टी जमी हुई थी और रूम के दरवाजे पर भी काफी धूल मिट्टी लगी हुई थी। उस मंजिल पर 9 रूम थी और वो एक ही लाइन में थी। 9वीं रूम के आगे एक लाइट था और वो दिन में भी जल रहा था। उन रूम के आगे एक बड़ा सा पैसेज था, वहां पर भी काफी धूल मिट्टी पड़ी हुई थी। हम तीनों ये सब देख ही रहे थे कि तभी मेरे कंधों पर पीछे से किसी ने हाथ रख दिया। तो मैंने घबराते हुए पीछे देखा तो पीछे हॉस्टल का वॉचमैन था। वो हमें काफी गुस्से से बोला, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? जल्दी से यहाँ से नीचे चलो। और वो सीढ़ियों से नीचे जाने लगा। हमें कुछ समझ नहीं आया तो हम तीनों भी उसके पीछे नीचे हमारे रूम के आगे आए और वॉचमैन से बातें करने लगे। उस वॉचमैन का नाम मनीलाल था और हम उन्हें मनीलाल चाचा बोलते थे। फिर मनीलाल चाचा हमें बोले, बेटा तुम सब लोग मुझे मेरे बेटे जैसे हो, उस वजह से मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। आज के बाद तुम उस 6ठी मंजिल पर भूल कर भी नहीं जाओगे। तो आयुष मनीलाल चाचा को बोला, लेकिन चाचा जी, आखिर उस मंजिल पर क्यों कोई नहीं रहता है? और हम जब से यहाँ पर आए हैं हम तीनों भी ये देख रहे हैं कि उस 6ठी मंजिल पर कोई जाता भी नहीं है। आखिर क्या है उस 6ठी मंजिल पर? तो मनीलाल चाचा हमें थोड़ा गुस्से से बोले, मैं जितना बोल रहा हूं उतना करो। तुम्हारे ये फालतू के सवाल मुझे मत पूछो, क्योंकि तुम्हारे लिए ये ना जानना ही बेहतर होगा। और मैंने जो बात तुम्हें अभी बताई है वो थोड़ी ध्यान से समझो। भगवान का शुक्र है कि तुम दिन के वक्त उस मंजिल पर गए थे, लेकिन रात के वक्त उस 6ठी मंजिल पर मत जाना। ऐसा बोलकर मनीलाल चाचा वहां से चले गए और हम तीनों भी हमारे रूम के अंदर आए। अब शाम के 7 बजे थे तो हम हॉस्टल की मेस में जाकर खाना वगैरह खाकर अपने रूम में वापस आए और बातें करने लगे। तभी मैं मोहन और आयुष को बोला, यार उस 6ठी मंजिल पर आखिर ऐसा क्या हो सकता है जो मनीलाल चाचा ने हमें वहां पर जाने को मना किया है? क्या हम रात को वहां पर जाकर देखें कि आखिर वहां पर क्या है? दोस्तों, मेरे जैसे ही मोहन और आयुष भी थे तो वो मुझे बोले, हाँ यार, हमें रात को एक बार वापस जाकर देखना चाहिए कि आखिर वहां पर क्या है, उस मंजिल पर आखिर क्यों कोई नहीं रहता है। तो हमने फैसला किया कि आज रात 11 बजे हॉस्टल के सारे लड़के सो जाने के बाद हम उस मंजिल पर जाएंगे और वहां पर देखेंगे कि आखिर वहां पर क्या है। दोस्तों, हमारे हॉस्टल के सारे लड़के 11 बजे से पहले सो जाते थे। हम लोग सबके सो जाने का इंतजार कर रहे थे। 11 बजे मैंने रूम का दरवाजा खोला और बाहर पैसेज में देखा तो पैसेज की ट्यूबलाइट अब बंद हो चुकी थी और एक छोटी सी डिम लाइट अब शुरू थी। और फिर मैंने हमारे आसपास के रूम की तरफ नजर डाली तो सब रूम के लाइट्स भी ऑफ हो चुके थे, जो मुझे दरवाजे के नीचे से दिख रहे थे। फिर हम तीनों भी लगभग 11:30 बजे हमारे रूम के बाहर आए और हमारे रूम का दरवाजा बंद करके सीढ़ियों से उस 6ठी मंजिल की ओर जाने लगे। जल्द ही हम उस 6ठी मंजिल पर पहुंच गए। दिन के वक्त ये 6ठी मंजिल जितनी डरावनी लगती थी उससे 10 गुना ज्यादा ये रात के वक्त डरावनी दिख रही थी। उस रूम नंबर 9 के सामने के लाइट की रोशनी इस मंजिल के पैसेज पर और रूम के दरवाजे पर पड़ रही थी। सारे रूम के दरवाजे को ताला लगा हुआ था। हम एक एक करके रूम के दरवाजे के छोटे से होल से अंदर झांकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन रूम के अंदर काफी अंधेरा होने के कारण हमें अंदर का कुछ भी साफ साफ नहीं दिख रहा था। हमने अभी तक 3 रूम देखे थे,
जैसे ही हम चौथी रूम की तरफ जाने लगे तो अचानक से उस चौथी रूम की लाइट शुरू हुई, जो हमें दरवाजे के नीचे से दिख रही थी। वो लाइट चालू बंद हो रही थी। ये सब देखकर हम तीनों थोड़ा सा घबरा गए और घबराते हुए हम उस चौथे रूम के दरवाजे के पास गए। उस दरवाजे को एक बड़ा सा होल था। उस होल से मैंने रूम के अंदर झांका तो अंदर का नजारा देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि अंदर एक ट्यूबलाइट चालू बंद हो रही थी और एक पंखे को एक लड़का मुझे लटकता हुआ दिखाई दे रहा था। उसके गले में एक रस्सी थी जो पंखे को बंधी हुई थी। उस लड़के की आंखें खुली हुई थी और वो उसी होल की तरफ देख रहा था जिस होल से मैं अंदर देख रहा था। मुझे ऐसा लगा कि शायद वो लड़का भी मुझे देख रहा है, क्योंकि वो उस होल की तरफ देखकर कुछ अजीब तरह से हंस रहा था। थोड़ी ही देर में वो उस पंखे को लटकता हुआ गोल गोल घूमने लगा। उसे देखकर मुझे चक्कर आने लगे। उस वजह से मैंने जल्दी से वहां से अपनी नजरें हटा ली तो मेरा वो घबराया हुआ चेहरा देखकर मेरे दोस्त मुझे पूछने लगे, तो मैंने उन्हें रूम के अंदर देखने को बोला। पहले आयुष ने अंदर देखा और फिर मोहन ने। उन दोनों ने मुझे बताया कि जैसा मैंने अंदर देखा था वैसा ही उन्होंने भी देखा। तभी अचानक से छठे दरवाजे के अंदर से काफी जोर जोर से दरवाजा खटखटाने की आवाज हमें आने लगी। वो आवाज सुनकर हम तीनों भी अब काफी ज्यादा घबरा गए। तभी अचानक से रूम नंबर 8 का दरवाजा खोलने की आवाज हमें आई और उस रूम के अंदर से किसी के चलने की आवाज हमें आ रही थी। शायद वो जो कोई भी था वो उस रूम के अंदर से बाहर की ओर आ रहा था। हम अब काफी घबरा चुके थे। उस वजह से हम हमारे हाथ एक दूसरे के हाथ में पकड़े हुए उस रूम नंबर 8 की तरफ हमारी आंखें फाड़ते हुए और थर थर कांपते हुए देख रहे थे। हम तीनों के शरीर अब पसीना पसीना हो चुके थे। तभी उस रूम के अंदर से एक लड़का बाहर आया जो 25 या 26 साल का होगा। वो लड़का बाहर आते ही रूम नंबर 9 के पास जो लाइट थी वो काफी जलने बुझने लगी थी। वो लड़का हमें ही देख रहा था। उसने लाल कलर की टी शर्ट और सफेद कलर की हाफ पैंट पहने हुए थी। उसकी आंखों के नीचे काले धब्बे पड़ चुके थे। उसके हाथों पर भी कुछ काले निशान पड़ गए थे और वो लड़का अपनी गर्दन बाईं ओर टेढ़ी करते हुए हमें अपनी ओर आने का इशारा कर रहा था। वो हमें बोल रहा था, आओ ना मेरे रूम के अंदर, हम लोग चेस खेलते हैं। ये सब देखकर हम काफी ज्यादा घबरा गए थे और तभी रूम नंबर 4 के अंदर से हमें दरवाजा खटखटाने की आवाज काफी जोर जोर से आने लगी। उस वजह से हम एकदम से घबरा गए और काफी जोर से चीखे और वहां से भागकर तीसरी मंजिल पर हमारे रूम के अंदर आए और जल्दी से हमने हमारे रूम का दरवाजा बंद किया। मैंने जब घड़ी में देखा तो अब रात का 1 बजा था। हम तीनों के दिल इतने जोर से धड़क रहे थे कि उसकी आवाज हमें साफ साफ सुनाई दे रही थी। हम तीनों भी बेड पर बैठे हुए थे। तीनों के शरीर पूरी तरह से पसीने से भीग चुके थे। फिर मैंने पास के टेबल पर रखी पानी की बोतल ली और मैं पानी पीने लगा। लेकिन तभी हमारे दरवाजे पर काफी जोर जोर से दरवाजा खटखटाने की आवाज आई तो हम तीनों भी एकदम अचंभे में गिर गए कि अब कौन हो सकता है। तभी बाहर से आवाज आई, अरे आओ ना, हम मेरे रूम में बैठकर चेस खेलते हैं। वो आवाज सुनकर हम समझ गए कि ये वही लड़का है जो हमें कुछ देर पहले छठी मंजिल पर रूम नंबर 8 के आगे दिखा था। हमें लगभग 15 मिनटों तक वो दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। 15 मिनट बाद वो आवाज आना बंद हुई। हमने जैसे तैसे करके वो रात निकाली। सुबह होने के बाद हम तीनों भी थोड़ा फ्रेश हुए और कॉलेज के लिए निकल गए। सुबह के 9:30 बजे थे तो अब हम तीनों भी कॉलेज की कैंटीन में बैठकर नाश्ता कर रहे थे। लेकिन हम तीनों के दिमाग में कल रात वाली बात ही घूम रही थी। तो मोहन हमें बोला, यार आखिर कल रात जो हमने देखा था वो क्या था? क्या हम किसी से पूछे या किसी को बताए जो कल रात हमारे साथ हुआ? तो मैं बोला, देखो ये बात अगर हम हमारे सीनियर को बताएंगे तो वो हमारा मजाक उड़ाएंगे, और अगर हम हमारे क्लासमेट को बताएंगे तो वो सीधा प्रिंसिपल से हमारी कंप्लेंट कर देंगे। तो हमारे लिए बेहतर यही है कि ये बात हम मनीलाल चाचा को ही बताएंगे, क्योंकि वही हमें बता सकते हैं कि आखिर कल रात जो हमारे साथ हुआ वो क्या था। तो आयुष बोला,
यार तुम्हारी बात तो ठीक है, लेकिन अगर हमने ये बात मनीलाल चाचा को बताई तो वो हम पर काफी गुस्सा होंगे। तो मैं उन्हें बोला, यार थोड़ी बहुत ही डांट पड़ेंगी, वो हम खा लेंगे, लेकिन हमें एटलीस्ट पता तो चलेगा कि आखिर कल रात जो हमारे साथ हुआ था वो क्या था। तो दोनों को भी मेरी बात ठीक लगी। अब दोपहर का 1 बजा था। कॉलेज छूटने के बाद हम हमारे हॉस्टल पर आए, खाना खाया और नीचे ग्राउंड फ्लोर पर मनीलाल चाचा के पास हम तीनों भी चले गए। मनीलाल चाचा अपने कैबिन के आगे चेयर पर बैठे हुए थे। हम तीनों को देखकर वो हमें बोले, अरे क्या हुआ, ऐसे मुंह लटकाए हुए क्यों खड़े हो? तो मैंने मनीलाल चाचा को रात की सारी बात बताई। पहले तो लगभग 10 मिनटों तक चाचा जी से हमें खूब डांट पड़ी। 10 मिनट के बाद उन्होंने बताना शुरू किया। आज से 4 साल पहले उस छठी मंजिल पर लड़के रहते थे, लेकिन कुछ दिनों बाद किसी कारण से रूम नंबर 4 के एक लड़के ने अपने आप को फांसी लगा ली। रूम नंबर 6 में जो तुम्हें दरवाजा खटखटाने की आवाज आई, उस लड़के ने अपने सीनियर की परेशानी की वजह से दरवाजे पर अपना सर पटक पटक कर जान दे दी। और रूम नंबर 8 में जो तुम्हें लड़का बाहर आता हुआ दिखाई दिया, उसे चेस खेलने का काफी शौक था। कॉलेज में एक बार चेस का कंपटीशन रखा गया था, उसमें वो हार गया। उस वजह से उसने भी उस रूम नंबर 8 में खुदकुशी कर ली। देखो बेटा, मुझे ये बात समझ नहीं आती कि तुम्हारे उम्र के बच्चे सिर्फ एक छोटी सी बातों से खुदकुशी कैसे कर लेते हैं। उन्हें जरा भी अपने माता पिता की परवाह नहीं होती। अरे जिंदगी जीने के लिए है भाई। जिंदगी में जैसे खुशियां है वैसे प्रॉब्लम्स भी है, और हर किसी के जीवन में प्रॉब्लम है, लेकिन उसका ये तो सोल्यूशन नहीं ना कि हम डायरेक्ट खुदकुशी ही कर ले। इसलिए मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ बेटा, जिंदगी में कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो ना, उसे सॉल्व करने का देखो, ना कि खुदकुशी करने का। सॉरी बेटा, तुम तीनों भी मेरे बेटे जैसे हो, उस वजह से ये बात मैंने तुम्हें बताई। और हाँ बेटा, अब से उस छठी मंजिल पर मत जाना, समझ गए ना मैं क्यों तुम्हें बोल रहा था कि उस छठी मंजिल पर मत जाओ। तो हमने अपना सर हाँ में हिलाया और हम लोग वहां से चले गए। दोस्तों, अब उस बात को कई साल हो रहे हैं और मुझे मनीलाल चाचा की बात ना सुनने का अब भी काफी पछतावा होता है। अगर हमने उस दिन मनीलाल चाचा की बात सुनी होती तो वो रात का हादसा हमारे साथ नहीं होता। लेकिन उस दिन के बाद मैंने हर बुजुर्ग आदमी की बात मानी, क्योंकि मुझे अब पता चल चुका था कि जब भी कोई बुजुर्ग या हमारे माता पिता या हमारा बड़ा भाई या हमारी बड़ी बहन यदि हमें कोई बात बताते हैं या समझाते हैं तो वो हमारे भले के लिए ही बताते हैं। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ कहानी सुनते हैं लेकिन लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो दोस्तों, ऐसा मत कीजिए। आपने अगर लाइक और सब्सक्राइब किया तो मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा, मतलब मुझे मेरे मेहनत का फल मिलने जैसा लगेगा। दोस्तों, एक वीडियो बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और आपके लिए उतना ही आसान है एक लाइक का बटन दबाना। तो दोस्तों, अपना दिल बड़ा करके एक लाइक का बटन दबा दो। और हाँ, आप में से कई सारे लोग ऐसे भी हैं जो लाइक और सब्सक्राइब भी करते हैं, उनके लिए दिल से थैंक्स। और हाँ दोस्तों, अगर आपके पास कोई खौफनाक या डरावनी कहानी हो तो आप मुझे मेरे ईमेल आईडी पर भेज सकते हो। मेरा ईमेल आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है।